ओके, सो क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था कि अगर एक चार्ज यहाँ पे रखा है Q और इसका मास है M, इस पोजीशन को x इक्वल टू 0 हमने बोला है जहां पे इसकी इनिशियल स्पीड 0 है। इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है जो x के साथ वेरी कर रहा है, जो पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ोगे ये वेरी करता जाएगा विद x। जहां पे a और b पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं, आपसे पूछा गया था कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल टिल इट कम्स टू रेस्ट। कि यहाँ से अभी रेस्ट पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा, इसकी वजह से चलना शुरू होगा। लेकिन हम जानते हैं कि एक्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चलेगा, धीरे धीरे जीरो हो जाएगा और फिर अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा। तो अपोजिट लगेगा तो रिटार्डेशन होगा, फिर से ये चार्ज धीरे धीरे रुकने लगेगा। तो आपसे ये पूछा है कि फिर से जब रेस्ट पे आएगा तो बताइए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, पहला क्वेश्चन। और जब ये रुकेगा उस समय इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अगर हमें वो एक्स पता है तो एक्स हम यहाँ पे रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो फोर्स मिल जाएगा और एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। तो बेसिकली आप अगर पहला सॉल्व कर लो तो दूसरा तो सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, तो पहला कैसे सॉल्व करना है इस बारे में मैंने आपसे बात की थी कि हम पहले फोर्स लिखते हैं इस पे। दिस फोर्स इज क्यू इंटू ई। क्यू इंटू ए लिखा, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। फोर्स इज क्यू इंटू ई। अब क्यू, ठीक है, ई आपको दे रखा है a माइनस बी एक्स, ये हो गया फोर्स। फोर्स एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है F by m, which can be written as Q by m a minus bx। ये हो गया एक्सेलरेशन। अब ये बात समझ में आती है कि एक्सेलरेशन जो है वो x के साथ वेरी कर रहा है। एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ऐसा जब भी होगा हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर इक्वेशन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वो इक्वेशंस काम करती हैं जब a कांस्टेंट होता है। यहाँ पे a x के साथ वेरी कर रहा है, वेरिएबल है। जब भी वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस आएंगे हमें सीधा कैलकुलस पे मूव करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे। तो यहाँ भी करते हैं। अब मेरे पास एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक होता है डीवी बाई डी टी और एक होता है वी डीवी बाई डी एक्स। मैं यहाँ कौन सा यूज करूँ? तो यहाँ साफ साफ दिखता है कि भैया फंक्शन जो है एक्स में है तो एक्स वाला यूज करना चाहिए। तो मैं यूज करता हूँ यहाँ पे वी डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एम ए माइनस बी एक्स। ठीक है, अब मुझे निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को x के फंक्शन के साथ पहले निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी v dv इधर आ गया, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इधर q बाई एम a माइनस बी एक्स इधर आ गया, dx इधर आ गया, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे आएगा v स्क्वायर बाई टू। v का इंटीग्रेशन इज v स्क्वायर बाई टू। इधर q बाई एम कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई टू, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट मान लेते हैं c। वैसे लिमिट रखेंगे तो तब भी ये आप इससे कर पाएंगे, और नहीं रख रहे हैं तो आप c अलग से मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट c मान लिया। अब c कैसे निकालेंगे? इनिशियल कंडीशन से निकालेंगे। तो बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशंस क्या थी? इनिशियल कंडीशन x इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी 0 थी, रेस्ट पे था ये इनिशियल कंडीशन है। तो अपन इस पूरी इक्वेशन में x 0 डालते हैं, वेलोसिटी भी 0 डालते हैं। तो इधर आ गया 0, इधर आया q बाई एम, ये भी 0, ये भी 0 प्लस c। तो यहाँ से बात समझ में आई कि c कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अपने पास वेलोसिटी की बढ़िया सी इक्वेशन आ गई यहाँ से, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2q बाई एम ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई टू। ये आपकी आ गई इक्वेशन। अब आपसे पूछा क्या था? ये तो आ गई किसी भी रैंडम एक्स के साथ किसी भी एक्स पे हम इसको यूज करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आपसे पूछा है कि जब वेलोसिटी 0 हो जाए तो बताओ एक्स कितना था? तो वेलोसिटी 0 कर दो। फॉर v इक्वल टू 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, मतलब ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई टू शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से बात समझ में आ गई कि एक तो आंसर आएगा x इक्वल टू 0, दूसरा आंसर यहाँ से आएगा a माइनस बी एक्स बाई टू इक्वल टू 0, या फिर यहाँ से अगर मैं x को लिखना चाहूँ तो x आएगा 2a बाई बी। तो ये दो आंसर आपके पास आते हैं जब वेलोसिटी 0 है, और ये तो पता ही अपने को x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी वाज 0। यस, इनिशियल कंडीशन थी। और दूसरी बार 0 कब हो रहा है? ये जब ये इतना चल चुका है, वहां जाके फिर से रेस्ट पे आ जाएगा 2a बाई बी। तो ये अपना पहले का आंसर हो गया कि कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस हम x क्योंकि यहीं से कंसिडर कर रहे हैं, यहीं से x हम लेके चल रहे हैं, तो दिस x इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यहाँ से हमें बात समझ में आ गई कि भैया जो 2a बाई बी हमारा आंसर आया वही है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। खत्म बात।
अब एक बार x मिल गया, आपको पूछा है कि उस मोमेंट पे एक्सेलरेशन बताओ, उस पोजीशन पे एक्सेलरेशन बता दो, तो बता देते हैं। तो ये तो आ गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब पूछा है एक्सेलरेशन एट दिस पोजीशन या एट दिस मोमेंट, तो इस पे फोर्स कितना होगा? फोर्स होगा Q इंटू ई, Q इंटू ए माइनस बी एक्स, और x की जगह मैं डालता हूँ ये पुट कर देंगे, तो मिल जाएगा Q इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स की जगह डाल दिया 2a/b। यहाँ से समझ में आया कि b से b कैंसिल, अंदर आया माइनस ए, फोर्स आया माइनस क्यू ए के बराबर। फोर्स माइनस क्यू आ गया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा F/m माइनस क्यू ए बाई एम। दिस इज योर एक्सेलरेशन एट दिस मोमेंट। खत्म बात। ये क्वेश्चन हो गए आपके पूरे। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आपको अच्छे से? यस और नो जल्दी। यस यस सर। ठीक है। अब इसका एक तरीका और है, ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीके से आप गए जहां पे आपने मोशन वाला पूरा कॉन्सेप्ट यूज किया। इसका एक बहुत छोटा सा एक दूसरा तरीका है, वो तरीका क्या है उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। इसका जो सेकंड मेथड है वो है, और इम्पोर्टेंट है ये, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। work done by all the forces is equal to change in kinetic energy of this particle। तो अगर अपन ये यूज करते हैं तो अपना आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं पहले बात करूं तो इनिशियली ये रेस्ट पे था, अपने को फाइनल क्या बोला है कि फिर से रेस्ट पे आ गया है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, शुरू में भी जीरो थी, फाइनल भी जीरो है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। वर्क डन, एकमात्र फोर्स इस पे लग रहा है, कौन सा लग रहा है? क्या हुआ, कोई डाउट है किसी को? क्या सर? आपने मोदी जी को जीता है नहीं बंगाल में? और बोले बार हम लोग तो बड़े दुखी हो गए यार। इसमें हम लोग का साउंड नहीं जा इसलिए गाँव नहीं जा रहा। अरे सुमित, मनन सर को बोलो मोदी जी को बाद में जिताएंगे, अभी रुको यार, पढ़ाई पे ध्यान दे तू इधर। चल, इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स अपने को करना है, एफ इज क्यू इंटू ए माइनस बी एक्स, और dx ये हो गया आपका फोर्स। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, कहां से? जीरो से शुरू हो रहा था और लेट्स से x नॉट पे ये जाके फिर से इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, इनको आपको कर देना है जीरो। और ये तो बहुत आसान सा तरीका है, देखो इंटीग्रेट करते हैं, q ax माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू जीरो, लिमिट है जीरो से x नॉट तक, पुट करेंगे तो ax नॉट माइनस बी एक्स नॉट सर यू आर नॉट ऑडिबल। यू गॉट म्यूट। अब आपको बात समझ में भी आ गई होगी कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो इस तरीके से आपने बहुत छोटे से स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जबकि उसमें आपको वही टाइम ज्यादा लगा। आपने क्वेश्चन वहां भी सॉल्व किया लेकिन टाइम नहीं बच पाया आपका, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ध्यान रखो ये तरीका हमेशा, वर्क एनर्जी थ्योरम इंपॉर्टेंट तरीका है। कई सारे क्वेश्चन चाहे मैकेनिक्स के हों चाहे इधर आके क्वेश्चन हम करने वाले हैं, हमेशा ये क्वेश्चन इससे सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सारी बातें हो गई अच्छे से, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए। क्वेश्चन आपके सामने है, कोलिजन से रिलेटेड है। क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा
वॉल स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे एक मास है जिसपे m है और चार्ज q है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है इस डायरेक्शन में E, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो L दे रखी है आपको। फ्रिक्शन यहाँ पे कुछ नहीं है, ये एकदम स्मूथ सरफेस है। पूछा गया आपसे कि मोशन ऑफ द ब्लॉक जो है वो कैसा होगा, मोशन ऑफ द ब्लॉक कैसा होगा, और मोशन ऑफ द ब्लॉक कैसा होगा। दूसरी बात, यहाँ जब ये आके टकराएगा, देखो कैसा होगा मोशन, अपन एक आइडिया लेते हैं। ये ब्लॉक है, इस पे चार्ज Q है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है E, तो इस पे एक फोर्स लगना शुरू होगा। फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, F इक्वल टू QE। इस फोर्स की वजह से, क्योंकि ये स्मूथ है, कोई रोकने वाला है नहीं इसे, ये चलना शुरू करेगा। जब चलेगा तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसके पास एक वेलोसिटी आ चुकी होगी। इस वेलोसिटी के साथ ये यहाँ कोलिजन करेगा, और जो कोलिजन दे रखा है वो बोल रखा है कि बिल्कुल इलास्टिक कोलिजन यहाँ पे होने वाला है। क्वेश्चन में गिवन है कि कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन। जब इलास्टिक कोलिजन करेगा तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि जिस स्पीड से जाके टकराया उसी स्पीड से वापस ये पीछे की तरफ आएगा। तो जब फिर से पीछे की तरफ आने लगा इस स्पीड से, मान लीजिए v स्पीड से टकराया था तो v स्पीड से वापस पीछे आने लगा, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा इधर ही है, फोर्स इस पे फिर से इधर ही लगेगा। जब फोर्स इधर लग रहा है तो अब वेलोसिटी के अपोजिट फोर्स लग रहा है, जाना चाह रहा है इस तरफ, फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो क्या होगा, धीरे 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 इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और यहाँ आते आते फिर से इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और इसी पोजीशन पे क्यों होगी, क्योंकि कहीं भी कोई एनर्जी का लॉस हुआ नहीं है। जितनी वेलोसिटी इसने गेन करी थी इधर जाते हुए, उतनी वेलोसिटी वापस यहाँ पे आते हुए लूज कर देगा, तो इसका ये मोशन चलेगा। फिर ये यहाँ से वापस चलेगा, एक बार पहुंच गया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, फिर से यहाँ जाएगा, फिर से टकरा के आएगा, फिर ये चलता रहेगा, इसका मोशन लगातार इसी पाथ पे, इस तरीके से मोशन चलता रहेगा। तो ऐसे मोशन को हम ऑसिलेशन मोशन कह सकते हैं। और इस ऑसिलेशन मोशन का टाइम पीरियड कितना है अगर मुझे ये निकालना है, तो बेसिकली टाइम पीरियड क्या होता है, यहाँ से चला था, यहाँ पहुंचा और वापस यहाँ तक आ गया, इस पूरे में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो मोशन, पहली बात तो समझ में आ गया अपने को, होगा ऑसिलेशन मोशन। पूछा आपसे टाइम पीरियड बताइए इस ऑसिलेशन मोशन का, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लूं तो उतना ही टाइम इसको वापस आने में भी लगने वाला है t, तो 2t इज द टाइम पीरियड। तो चलिए टाइम निकालते हैं पहले। तो टाइम टेकन इन रीचिंग द वॉल, ये कितना हो जाएगा, पहले अगर देखें इसको मान लेते हैं t है ये, t कैसे लिखोगे, तो भैया फोर्स इस पे लग रहा है, ये एक है, इस पे फोर्स लग रहा है Q इंटू E के बराबर, इसका मास है m, और इसको जो डिस्टेंस ट्रैवल करनी है वो L के बराबर ट्रैवल करनी है। तो फोर्स पता है, मतलब एक्सेलरेशन पता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मतलब फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा। अब तो बड़ा आसान हो गया, इनिशियल स्पीड 0 है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस पता है, टाइम निकालना है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर लगाओ। तो अगर मैं लगाता हूँ s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज नहीं हो रहा है डिस्टेंस के साथ, तो हम आराम से लगा सकते हैं। डिस्टेंस L कवर करना है, इनिशियल स्पीड 0 है, हाफ एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास QE बाय m इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से आपको t मिल जाएगा 2Lm बाय QE का रूप। दिस इज द टाइम जो यहाँ से इसको वहां तक लगने वाला है। तो खत्म बात। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा ये, दिस इज 2t। ऑसिलेशन मतलब जहां से चला था वहीं वापस आ जाए, तो जाने में t टाइम लगा, आने में भी t टाइम लगेगा, फिर से इसका टाइम हो जाएगा 2t। सो आंसर शुड बी 2 टाइम्स रूट ओवर 2Lm by Q। दिस इज योर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। खत्म बात, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे बड़े आसान आसान से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें फोर्स यहाँ पे इस बार बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बाकी क्वेश्चन पूरा ये मैकेनिक्स का है, क्वेश्चन पूरा कोलिजन का, और जो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन है उसका क्वेश्चन है। ठीक है, बस फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक दे दिया जिसमें एक ही वैल्यू काम आई है F इक्वल टू QE, इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक का यहाँ कोई रोल नहीं है। फोर्स आ गया F इक्वल टू QE, देन आपने वो सारा क्वेश्चन मैकेनिक्स के फॉर्म में इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सब
चलिए ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक अपनी सारी बातें हो चुकी हैं, बहुत बढ़िया बात है ये। अब अपन चलते हैं अपने आगे की तरफ। आगे जो मिलेगा वो मिलेगा गॉस लॉ। अपना अब नेक्स्ट टॉपिक इसका शुरू करते हैं, इसी चैप्टर का है। टॉपिक इज गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ क्या है? तो एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका सरनेम था गॉस, उनके नाम पे यह है गॉस लॉ। उन्होंने बोला, अच्छा ये गॉस लॉ समझने से पहले अपने को एक दो बातें समझनी पड़ेगी, पहले वो समझ लेते हैं। पहली बात आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ये क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स? पहले ये समझते हैं। फ्लक्स मतलब हमने बोला था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं या पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। हमने लाइंस बनाई थी, एक पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई नेगेटिव के पास आती हुई, ऐसी लाइंस बनाई थी। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एरिया बना दूं ऐसा, ठीक है, अगर एक ऐसा एरिया बना दिया, इससे अगर मैं बोलूं कि यहाँ से जो लाइंस पास हो रही हैं इस तरीके से और फिर पीछे निकल रही हैं वापस, ये लाइंस यहाँ से इस तरीके से पीछे वापस बाहर आ रही हैं, तो इस एरिया से जितने लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसे बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि एक सरफेस आप लीजिए, मान लीजिए ये हाथ मेरा जो है ये सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी ऐसी लाइंस पास होंगी, इसको क्रॉस करके जाएंगी। पैरेलल नहीं करा मैं, कोई पैरेलल वाली बात नहीं हो रही, परपेंडिकुलर कितनी लाइंस क्रॉस करके जा रही हैं उसे बोला जाता है कि यहाँ से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, तो फ्लक्स को आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं इसको। It represents the total number of lines. It represents the total number of lines of field, total number of lines of field passing through the given area. Total number of lines of field passing through the given area. ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें? तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लूं, एक एलिमेंट्री एरिया लिया ds, ठीक है, अगर मैं इस ds से लिखता हूं फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू an elementary area ds is defined as the scalar product of area and the field. मैंने आपको पहले भी बताया था, अब फिर से बता देता हूं कि फिजिक्स में हम एरिया को भी एक वेक्टर कंसिडर करते हैं। फिजिक्स में एरिया भी एक वेक्टर होता है और इस वेक्टर की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मान लीजिए ये एक सरफेस है और इसका एरिया मुझे देखना है, तो ये एरिया वेक्टर कहलाएगा। इसका ए वेक्टर या एस वेक्टर भी बोल देते हैं इसको, कई बार सरफेस एरिया एस वेक्टर भी बोलते हैं। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ भी यही बात है कि अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स इज गिवन बाय स्केलर प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड द फील्ड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर छोटा सा फाई मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा डी फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल या अभी ई डॉट ds, ऐसा ही आपका हो जाएगा फील्ड का डॉट प्रोडक्ट विद सरफेस एरिया। अगर मुझे टोटल चाहिए तो टोटल लिखा जा सकता है इंटीग्रेट करके फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट ds, ऐसा करके, या फिर हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या लिखा जाता है, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। याद है आपको वेक्टर्स में ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, सो ई डॉट ds इज ई ds कॉस थीटा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस।
फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? यस और नो एक बार जल्दी बताएंगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इस फ्लक्स से रिलेटेड कुछ कुछ बातें हैं वो कर लेते हैं, उसके बाद अपन फिर गॉस लॉ पे चलेंगे। तो फ्लक्स की डेफिनेशन तो आप लोगों को क्लियर हो गई। अब एक बात समझ में आ गई कि ये जो थीटा है ना, इस थीटा पे सब कुछ डिपेंड करने वाला है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द सरफेस वेक्टर एंड द ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। अब ऐसा हो सकता है कि आपने एक सरफेस यहाँ पे ले रखा है, ऐसा मैं एक बताता हूँ आइडिया आपको। ये सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा ऐसा, दिस इज द एरिया वेक्टर। देखो एरिया वेक्टर नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, तो उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं, अपन एक तरफ मान लेते हैं इसको। तो दिस इज द एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। अब लेट्स से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पूरे एरिया में वो इस डायरेक्शन में, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे? टी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, और फिर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर थीटा एंगल पे है तो ऐसे हो जाएगा। पर सोचो अगर यही दोनों एक ही डायरेक्शन में होते, अगर ये एस है और इधर ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इस बार थीटा 0 और कॉस 0 इज 1, तो इस बार फ्लक्स आपको मैक्सिमम मिलेगा। ये आपको मैक्सिमम मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? ई डॉट डी एस, ई डी एस के बराबर। डॉट प्रोडक्ट हटा देते हैं क्योंकि डॉट ऑलरेडी कॉस 0 हो चुका है 1 के बराबर। ई इंटू डी एस से आपको मैक्सिमम फ्लक्स मिल जाएगा। और सोचो अगर इस डायरेक्शन में होता कि ये एरिया है और फील्ड इस बार इसके पैरेलल जा रहा है ऐसा, दिस इज द फील्ड ई। इस बार इन दोनों में एंगल कितना है? 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे फ्लक्स होगा 0 क्योंकि cos 90 इज 0। तो ये तीन सिचुएशंस आपको ध्यान रखनी है। जब मैक्सिमम फ्लक्स की बात हो तो आपको एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल चाहिए। एरिया वेक्टर कह रहा हूं मैं, यहाँ ना कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। एक होता है सरफेस एरिया, एक होता है एरिया वेक्टर, दो अलग अलग बातें हैं। सरफेस एरिया अगर मैं हाथ की बात करूं तो दिस कंप्लीट इज द सरफेस एरिया। एरिया वेक्टर क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर चल रहा है ना, ये वेक्टर इज द एरिया वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर है। समझ रहे हो आप बात को? दिस इज द एरिया वेक्टर, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और सरफेस ये है। तो क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है, लिखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो मतलब ये वाली सिचुएशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस वेक्टर या एरिया वेक्टर, तो सिचुएशन ये वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। तो इस बात का ध्यान रखना है, एक होता है एरिया या सरफेस, एक होता है एरिया वेक्टर। ये दो डिफरेंट बातें हैं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो अब मैक्सिमम कब होगा? जब सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम परपेंडिकुलर वहां से बाहर चला जाए सरफेस से। सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है। और मिनिमम कब होगा? जब एकदम सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, कोई भी लाइन इसको क्रॉस नहीं कर रही। कोई भी लाइन जब तक क्रॉस नहीं करेगी तब तक फ्लक्स नहीं बोला जाएगा। सरफेस के पैरेलल निकल गई सारी लाइंस, जब क्रॉस नहीं कर रही है तो फ्लक्स 0 है, क्रॉस कर रही है तो वहां पे फ्लक्स है। और मैक्सिमम फ्लक्स जब सारा का सारा एकदम परपेंडिकुलर क्रॉस कर ले। और अगर परपेंडिकुलर क्रॉस नहीं भी कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जो इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं ई का कंपोनेंट बनाऊं इस डायरेक्शन में तो क्या लिखूंगा? ई कॉस थीटा, जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा कंपोनेंट होता है, इस डायरेक्शन में आएगा ई साइन थीटा। ध्यान से देखो, तो ये ई साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर, यानी ये वाली सिचुएशन बन रही है, इसकी वजह से फ्लक्स आएगा 0। देखो कहीं भी साइन थीटा वाला कंपोनेंट नहीं है। ई कॉस थीटा इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस वेक्टर या एरिया वेक्टर, जैसे ये वाली सिचुएशन है, सारा का सारा फ्लक्स ई कॉस थीटा की वजह से है। तो बात आपको इतनी सी ध्यान रखनी है कि सरफेस के जो क्रॉस करता हुआ फील्ड अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, वो ही हमें फ्लक्स ध्यान रखना है। ठीक है, अगर किसी एंगल पे है तो उसका थीटा कंपोनेंट ले लो जो परपेंडिकुलर आ जाएगा इस तरीके से, और वो हमें हमेशा कंसिडर करना है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो पहली बात तो आपको यहाँ तक समझ में आ गई कि कैसे एंगल्स देखने हैं। दूसरी बात, जो फ्लक्स है वो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है, और हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है ना, वो आता है एक स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आता था, डॉट प्रोडक्ट से आता था स्केलर। तो जो फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। पहली बात, इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी? तो फील्ड की यूनिट इनटू एरिया की यूनिट, दिस इज द
यूनिट ऑफ द फ्लक्स, तो फ्लक्स की यूनिट लिखी जा सकती है फील्ड इज न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द फ्लक्स। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द फ्लक्स। इसकी एक यूनिट और आती है वोल्ट वोल्ट मीटर। ये कैसे आई इसको हम आगे समझेंगे जब हम पोटेंशियल की बात करेंगे, पर एक यूनिट आती है इसकी वोल्ट मीटर। ठीक है, इसको हम आगे समझ लेंगे कि कैसे आएगा, जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगी बात। वोल्ट मीटर भी इसकी एक यूनिट है। ओके, तो मैक्सिमम मिनिमम वाली बातें आपको समझ में आ गई। मैक्सिमम कब होगा, जब एकदम परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा हो, तो मैक्सिमम। मिनिमम कब होगा, जब पैरेलल निकल जाएगा, तो बिना क्रॉस के निकल जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसमें कुछ हमने कन्वेंशंस ले रखे हैं। कन्वेंशंस क्या हैं? कन्वेंशन ये है कि अगर एक क्लोज बॉडी है और इस क्लोज बॉडी से अगर आउटवर्ड फ्लक्स आ रहा है, फ्लक्स अगर ऐसे बाहर आ रहा है, फ्लक्स इज आउटवर्ड, तो ऐसे फ्लक्स को बोलते हैं पॉजिटिव फ्लक्स। अगर एक क्लोज सरफेस से बाहर की तरफ फ्लक्स आ रहा है, मतलब फील्ड एक्चुअली बाहर की तरफ आ रहा है क्रॉस करके, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव फ्लक्स। ये हमारे कन्वेंशन है, तो हम इसको याद करके चलते हैं क्योंकि हर बुक में आपको यही मिलेगा। ऐसा कुछ है नहीं कि इसको पॉजिटिव का कोई नियम है या रूल है, ऐसा कुछ नहीं। कन्वेंशन था, इसको पॉजिटिव बोल दिया, जो अंदर जाएगा उसे नेगेटिव बोल दिया जाएगा। तो जो फील्ड अंदर जा रहा है या जो फ्लक्स अंदर जा रहा है उसे हम बोलेंगे कि दिस इज द नेगेटिव फ्लक्स। अब इसका कन्वेंशन का एक तरीका और है। आप जानते हो ना भैया कि अगर अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता तो इसकी वजह से जो लाइंस बनती वो ऐसी बनती, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव फ्लक्स बोल दिया। सोचो यहाँ पे अंदर एक नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बनती, इसलिए इसको नेगेटिव चार्ज बोल दिया या नेगेटिव फ्लक्स बोल दिया। तो ये इसी तरीके से ध्यान रखा जा सकता है हमेशा कि अगर ये बाहर आ रहा है मतलब अंदर एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है जिसकी वजह से फील्ड ऐसा बाहर आ रहा है, तो इसलिए इसका नाम है पॉजिटिव फ्लक्स। सीधा सा हिसाब। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि एक सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है ऐसा। ठीक है, इस तरीके का एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर जो रखा हुआ है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। यहाँ पे पूरी पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, इस पूरे एरिया में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा वाला। ओके, उसमें ये सिलेंडर रखा हुआ है। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर ये सिलेंडर है। आपसे पूछा गया कि बताइए इस सिलेंडर से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर कितना है। अब अभी हमने देखा कि फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया अगर करेंगे तो कैसे हो पाएगा? यहाँ पे तीन एरियाज हैं। तीन एरियाज कौन कौन से हैं देखो। एक एरिया ये वाला सरफेस एरिया है, एक ये वाला सरफेस एरिया है, और एक इसका जो साइड वाला एरिया है, पूरी बॉडी का जो साइड वाला एरिया रहेगा वो एरिया है। ऐसे तीन एरियाज यहाँ पे हैं। अगर इन तीनों एरियाज को ध्यान से देखो तो ये जो साइड वाला सरफेस एरिया है ना, पूरा जो पूरा ऐसे इसका साइड वाला एरिया रहेगा सिलेंडर का, उस एरिया में इसका जो एरिया वेक्टर होगा क्या हमेशा वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है? यस। अगर मैं छोटा सा एक एलिमेंट लेता हूँ, ये मान लीजिए एक छोटा सा एरिया मैंने कंसिडर किया इस पे, तो इसका एरिया वेक्टर आएगा हमेशा ऐसा। दिस इज द एरिया वेक्टर, इसको एस वेक्टर लिख सकता हूँ मैं ऐसा। अब सोचो क्या ये एरिया वेक्टर हर जगह पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही होने वाला है? यस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग द लेंथ, इज ऑलवेज अलोंग द लेंथ, जबकि ये जो एरिया वेक्टर आएगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगा ऐसे हर जगह पे। तो ये हमेशा इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर ही होने वाला है। तो इसका मतलब जब एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हो जाएं तो फ्लक्स कितना पास होता है? वहां से जीरो पास होता है, क्योंकि कॉस यहाँ पे 90 हो गया, cos 90 इज जीरो। तो एरिया वेक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो यहाँ से फ्लक्स हो गया जीरो। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर इस सरफेस की बात की जाए तो इस सरफेस से टोटल फ्लक्स जो पास होगा वो होगा जीरो। अब बचता है आपके पास ये सरफेस, एक सरफेस ये और एक सरफेस ये। इन दोनों का सरफेस एरिया अपन जानते हैं। अगर ये रेडियस r है तो आप जानते हैं कि दिस एरिया इज पाई r स्क्वायर
and again this area is also pi r square. ठीक है, अब सोचो कि यहाँ पे अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ, इस एरिया की अगर बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है, इससे अंदर जा रहा है, ठीक है। और अगर इस एरिया की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर की तरफ आ रहा है इस तरीके से। दोनों में यहाँ पे बात की जाए फ्लक्स की तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर। एंड इफ दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि इसमें इस बॉडी के अंदर जा रहा है तो इसको नेगेटिव मान सकते हैं, अंदर जाता हुआ इज नेगेटिव, अभी हमने पढ़ा था। तो ये हो गया नेगेटिव, क्योंकि ये जो फील्ड है ये बॉडी के अंदर जाता हुआ हमें दिख रहा है यहाँ से, और ये बॉडी से बाहर आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ जब आप फ्लक्स लिखेंगे तो लिखेंगे प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अगर नेट फ्लक्स में को इस पूरी कंप्लीट बॉडी से देखना है तो नेट फ्लक्स जितने भी एरिया से आपने फ्लक्स लिखा उन सबको ऐड कर दो, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, सीधा ऐड किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 प्लस माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, कितना आ गया टोटल फ्लक्स? 0 आ गया। तो यही बात गॉस लॉ कहता है कि जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, गॉस लॉ हालांकि ये नहीं कहता, मैं यहाँ पे इसका रिजल्ट बता रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्या आ गया कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 0। गॉस लॉ की जो डेफिनेशन आती है वो यहीं से आती है। तो अब हम गॉस लॉ की डेफिनेशन लिखते हैं, टोटल फ्लक्स linked with a closed surface is 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface। और इसको अगर मैथमेटिकल लिखूं तो मैं लिख सकता हूं phi is equal to integral E dot ds is equal to Q enclosed by epsilon naught. This is very important relation. फिर से बता देता हूँ क्या बोला मैंने। यहाँ पे बात कर रहा है ये क्लोज सरफेस की, पहली बात इंपॉर्टेंट बात है, क्लोज सरफेस की बात है, ठीक है। एक ओपन सरफेस की बात नहीं है यहाँ पे, क्लोज सरफेस, जैसे स्फीयर ले लीजिए, क्यूब ले लीजिए, सिलेंडर ले लीजिए, ऐसा कोई भी क्लोज सरफेस। उस क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास होगा, टोटल फ्लक्स जो उससे लिंक्ड होगा, वो दिया जा सकता है by Q enclosed by epsilon naught से, where Q enclosed is the net charge inside that closed surface। अब यहाँ वाले क्वेश्चन पे पहले से आओ, फिर से इस क्वेश्चन पे आओ। ये एक क्लोज सरफेस है, एक सिलेंडर है, जैसे क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस के अंदर क्या कोई चार्ज था? नहीं। Q enclosed यहाँ पे था 0। enclosed मतलब इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज, Q enclosed था यहाँ पे 0। हमारे पास नेट फ्लक्स कितना आया? 0। यही बात ये गॉस लॉ कहता है कि अगर किसी सरफेस पे, क्लोज सरफेस पे अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उससे लिंक टोटल फ्लक्स 0 होगा। यहाँ बात नेट फ्लक्स की हो रही है। नेट फ्लक्स मतलब कितना अंदर आया, कितना बाहर गया, सब मिला के इज 0, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखिएगा। गॉस लॉ हमेशा इस बारे में बात करता है। अब इसका प्रूफ हम नहीं कर रहे, उससे हमें कोई भी मतलब भी नहीं है गॉस लॉ के प्रूफ से। हम इसकी कुछ बातें, कुछ पे जो रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो इसका है वो यही है कि इफ अ क्लोज सरफेस डज नॉट एनक्लोज एनी चार्ज, एक क्लोज सरफेस है उसमें एनक्लोज चार्ज 0 है, उसमें कोई अंदर चार्ज नहीं है, तो जो उससे नेट फ्लक्स होगा वो भी 0 होगा, पहली बात। अब भले ही वो क्लोज सरफेस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो या ना रखा हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, कैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वहां पे कोई चार्ज नहीं होगा या वहां पे कोई फ्लक्स नहीं होगा। यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि if a closed body not enclosing any charge is placed in an electric field, either uniform or non-uniform, total flux linked with it will be 0।
तो जो आपने अभी क्वेश्चन यहाँ पे देखा, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि ये एक क्लोज सरफेस है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, दिस इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन तब भी हम कहेंगे कि यहाँ पे नेट फ्लक्स जीरो है, चाहे ये फील्ड यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, सो आई गेस अपने मीटिंग टाइम खत्म हो रहा है, तो एक बार फिर से ज्वाइन करते हैं, लीव कीजिए, इसे ज्वाइन करते हैं फिर से और वापस बात करते हैं आगे।